हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधा गुरु। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है किसी एक दिशा में कोई भी मोशन होना। किसी एक दिशा में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। फिर जैसे जैसे हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम फिर और विस्तार से समझेंगे स्पीड के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर लास्टली हम जाके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी ऐसे क्वांटिटी को अगर हम मेज़र कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर पा रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लिख सकते हैं anything that can be measured। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिज़िक्स में फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, समझते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ये जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है और उससे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है। ठीक है, उस मैग्नीट्यूड से ही उस पूरे क्वांटिटी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रहा है, तो वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या बताता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। तो ये बता रहा है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which tells only magnitude of any physical quantity, and vector quantity are those quantity which tells magnitude and direction both of any physical quantity। ठीक है, अब magnitude अगर हम एग्जाम्पल मानते हैं, किसी एक बॉडी का मास है 5 kg, तो इससे ये पूरा इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रहा है कि एक बॉडी है, उसका मास 5 kg है। बस इससे इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, राइट। तो अब ये जो 5 kg है, इसमें दो चीज़ आ रहे हैं। हम अगर देखें इसको ध्यान से तो इसमें दो चीज़ आ रहा है। एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5 और एक ये kg जो कि है यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए या फिर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, और उसी तरह अगर वेक्टर क्वांटिटी का बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी, मास तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी बताना होता है। तो लेट्स से कि फोर्स, ठीक है, फोर्स को मानते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, राइट। किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है उसके एस्पेक्ट को बताने के लिए। तो फोर्स हम मान लेते हैं किसी बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन का। ठीक है, और अब किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मान लेते हैं 15 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 15 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास समथिंग कुछ है जिसमें हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? 15 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या क्या पता चल रहा है? एक ये 15 जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसा इसमें था स्केलर में, दूसरा न्यूटन जो कि इस फोर्स का एसआई यूनिट है, और तीसरा क्या पता चल रहा है? तीसरा ये डायरेक्शन, ये जो वेस्ट डायरेक्शन है ये हमें बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
अब स्केलर क्वांटिटी का अगर हम कुछ एग्जांपल्स बोले तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है। पहला एग्जांपल हो जाएगा मास, एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमने लिखा। दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा एग्जांपल हम और क्या बोल सकते हैं, तीसरा एग्जांपल बोल सकते हैं चार्ज, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा बहुत सारा और एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, ये सारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं, जैसे मास, मास को हम लोग सिंपली m से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस को सिंपली s से, स्मॉल s से डिनोट कर रहे हैं, चार्ज को q से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं या u से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में तो इसको डिनोट करने का एक स्पेशल तरीका होता है। इसको जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल s से ही डिनोट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो ये कन्वे हो जाता है कि ये जो s है ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको लिखने का एक और तरीका है, या तो हम इसमें s लिख के एरो लगाते या फिर हम s को ही बोल्ड में लिख दें, राइट। बोल्ड में अगर हम s को लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम v लिख के उसके ऊपर एरो लगा दें, या फिर v को ही ऐसे बोल्ड में लिख दें, तो वो डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका हो गया। उसी तरह फोर्स को लिखने के लिए F के ऊपर एरो लगा दें, या फिर हम F को ही ऐसे बोल्ड में लिख दें, तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के ये सारे पॉइंट्स, वेक्टर क्वांटिटी के ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट और मोशन बहुत सिंपल है। रेस्ट, किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कब बोल सकते हैं, जब वो अपना पोजीशन चेंज ना कर सके विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with the passage of time and with respect to its immediate surrounding। तो ये बॉडी कहाँ है, ये बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, मोशन। मोशन क्या हो जाएगा कि एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ द पैसेज ऑफ time and with respect to its immediate surrounding। तो ये किस में हो जाएगा, ये बॉडी हो जाएगा मोशन में। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। और इसी का उल्टा, इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक पॉइंट होता है रेस्ट एंड मोशन आर relative terms।
रिलेटिव टर्म्स क्या होता है? रेस्ट और मोशन को बोला जा रहा है कि ये क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है कि रेस्ट या मोशन को हम बोल सकते हैं किसी एक एस्पेक्ट में। अगर जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं ट्रेन पर बैठी हूँ और आप ट्रेन के बाहर खड़े हैं, ठीक है, और मैं ट्रीज़ को देख रही हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ एंड ट्रीज़ आर इन मोशन, और आपको क्या दिखेगा कि ट्रीज़ आर इन रेस्ट एंड आई एम इन मोशन, राइट। तो यही होता है रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम रेस्ट और मोशन डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि हम किस जगह से देख रहे हैं उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को, विच दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज़ वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। रेस्ट मोशन क्लियर है। नेक्स्ट है मोशन इन वन डायमेंशन। अब जो ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है जिस टॉपिक पे, वो है मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मोशन का क्या मतलब है? जैसे ये एक कार है, अरे भाई मेरे ड्राइंग पर मत जाना, ये एक कार है और ये इस स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे t इज़ इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 सेकेंड पर कार इस पोजीशन पर है, और ये s भी 0 है, मतलब 0 में एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन ऑल यू नो, एवरीवन नोज व्हाट इज़ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में ये 0 है, s इक्वल टू 0 एट टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेक हो रहा है, t इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और s इज़ इक्वल्स टू लेट्स से 50 मीटर। फिर यहाँ पे t इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड s इज़ इक्वल्स टू 100 मीटर। फिर यहाँ पे t इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड एंड s इज़ इक्वल्स टू 150 मीटर। इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। तो कार क्या हो रहा है, 0 सेकेंड पर कार इस पोजीशन पर है, ठीक है। जब 1 सेकेंड होगा तो ये कार मूव करते 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 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कार मूव करते करते इस पोजीशन पर आएगा। फिर 2 सेकेंड होगा, कार मूव कर करके इस पोजीशन पर आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, राइट। तो मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब यही होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन अगर हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज मोशन इन वन डायमेंशन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ये सारा चीज़ सेम है, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, सब कुछ सेम है। तो अगर इसमें से कोई भी टर्म को यूज़ किया जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो एक ही चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। क्लियर है मोशन इन वन डायमेंशन। अब जो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, वो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है। हम इसको ऐसे गए, पहले इधर से इधर आए, फिर इधर जाके फिर इधर गए। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ कि हम ये जो टोटल पाथ कवर किए ना, उसको वो पूरा हो गया डिस्टेंस। ये टोटल जो पाथ कवर हुआ दैट इज़ डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये टोटल पाथ नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ये ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी पोजीशन में हमें अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पाथ को बताना है तो वो सबसे इजी तरीका है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है। डिस्टेंस हो गया ये टोटल पाथ जो हम ये कवर किए हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, ए से बी तक का जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए दैट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ, और वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस और यहाँ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस हो गया कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो टोटल पाथ लेंथ है दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ between initial position and final position। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ कवर, जिस पाथ से वो ट्रैवल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, राइट। जैसे ये अगर ए से बी तक कोई बॉडी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐसा कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है ए टू बी, तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस पाथ से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उस पर मैटर करेगा। अगर लंबा पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस कम होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस पाथ से ट्रैवल कर रहा है, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक वो ट्रैवल किया, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट इज़ ओनली डिस्प्लेसमेंट। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो किस पाथ से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ followed by the object। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा, दूसरे पॉइंट से ही हम सोचते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी जैसे ये है, ये ए से बी है, तो वो अगर ऐसे गया तो इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और फिर वो वापस से आ गया इसी रास्ते या फिर कोई दूसरे रास्ते से वापस से आ गया, इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब ए से ये जो ये एक पर्सन है, अगर ये जो ट्रैवल किया इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो इस पर्सन का इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका तो ज़ीरो हो गया, वो जहाँ से शुरू किया वहीं पे उसका जर्नी एंड हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो इसमें हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, राइट। डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा। अगर कोई बॉडी या अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी ट्रैवल किया हो, थोड़ा सा भी कहीं भी, तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, डिस्टेंस का कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जैसे
एक और एग्जांपल से समझते हैं। वही ए और बी है और एक इधर है सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से कोई पर्सन अपना जर्नी शुरू किया, वो ए से बी गया, 50 मीटर मानते हैं। देन वो बी से सी गया, यहाँ आया, उसका जर्नी एंड यहाँ हुआ। ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ठीक है। ये 50 मीटर है और इधर से इधर तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर है, ठीक है। तो इस पर्सन का टोटल डिस्टेंस अगर हमको निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा 50 मीटर प्लस यहाँ से वापस से इधर आया तो 50 मीटर और प्लस यहाँ से यहाँ तक का 40 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 140 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 140 मीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने बताया वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो इनिशियली यहाँ से शुरू हुआ, वो यहाँ पे वापस आया, फिर पीछे की तरफ गया। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें, अगर हम इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 प्लस में आगे की तरफ बढ़ा, फिर प्लस ऑफ -50 हो जाएगा क्योंकि वो वापस से उल्टे डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये -50 हो गया क्योंकि मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन मैटर करता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन मैटर करेगा। अगर वो आगे की तरफ जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ जब ये +50, अगर आगे की तरफ में हम +50 ले रहे हैं तो उधर से वो जब पीछे आया तो उसको हम -50 लेंगे और फिर और पीछे गया 40 मीटर, तो प्लस ऑफ -40। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 -50 -40, तो ये कैंसिल होके -40 मीटर। तो ये क्या हो गया? -40 मीटर, मतलब 40 मीटर पीछे की तरफ, इन वेस्ट डायरेक्शन बोलो। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो 40 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इससे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, है ना। तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस इज अ कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेरी गुड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्लियर है? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है? तो पहले हम स्पीड समझते हैं, ठीक है। स्पीड का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई एक पर्सन है, वो ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है, तो ए से बी तक ट्रैवल करने में उसको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसका स्पीड कम है, अगर उसे कम टाइम लग रहा है तो उसका स्पीड ज़्यादा है। जैसे एक पर्सन है, मान लो रोहन, ये रोहन एक बच्चा है जो यहाँ से शुरू किया अपना जर्नी और यहाँ पर ख़त्म किया। ये टोटल डिस्टेंस मान लो 100 मीटर से, और इस रोहन बच्चा को इस यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने में मान लो 20 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया? 100 मीटर, और टाइम कितना है? 20 मिनट। तो 20
मिनट। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर मिनट। तो उसका स्पीड क्या हो रहा है कि वो हर मिनट में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। 5 मीटर पर मिनट का क्या मतलब हो गया कि 1 मिनट में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 100 मीटर वो कितने मिनट में ट्रैवल करेगा 20 मिनट्स में ट्रैवल करेगा। ठीक है। अब एक दूसरा पर्सन है यहाँ पे, एक दूसरा बच्चा है, इसको बोलते हैं हरी। अब ये हरी जो बच्चा है वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर को ही 5 मिनट्स में ही ट्रैवल कर ले रहा है। तो अगर हम इसका हरी का स्पीड निकालेंगे, हरीज स्पीड, तो उसका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर ओनली और उसको टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर पर मिनट। तो हरी का स्पीड क्या हो गया 20 मीटर पर मिनट। कहाँ रोहन 1 मिनट में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा था और कहाँ हरी 1 मिनट में 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड ज़्यादा किसका हुआ, स्पीड ज़्यादा हुआ हरी का, क्योंकि हरी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर पा रहा है। राइट। तो स्पीड इज़ व्हाट, स्पीड इज़ कि कम टाइम में कौन जितना ज़्यादा डिस्टेंस या डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाता है, दैट इज़ स्पीड। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा समझते हैं कि स्पीड जो होता है ना वो 2 टाइप का स्पीड होता है। ठीक है, जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला तो समझ आ गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उससे पहले टाइप्स ऑफ स्पीड को समझने से पहले हम यूनिट समझते हैं कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या है। यूनिट ऑफ स्पीड, किसी भी चीज़ का यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे हम लोग। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड टू द पावर -1। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया इन कितना टाइम में, दैट इज स्पीड। ठीक है, अब जो स्पीड होता है ना वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अभी मैंने बताया कि जो रोहन था वो हर मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, मतलब 1 मिनट क्रॉस हुआ 5 मीटर, फिर 1 मिनट क्रॉस हुआ 5 मीटर, फिर 1 मिनट क्रॉस हुआ 5 मीटर। ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली वो ट्रैवल कर रहा है, हर 1 मिनट में 5 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड इज इफ अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, then its speed is यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो बोलेंगे कि उसका स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म जो नॉर्मल होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो जनरली हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होता है। तो उसमें क्या हो गया कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक समझते हैं, ये पर्सन है, ये इस जगह से इस जगह तक आया, पहला 1 सेकेंड में वो मान लो 50 मीटर ट्रैवल किया। फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर इन 1 सेकेंड इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी
पहला 1 सेकंड में वो 50 मीटर ट्रैवल किया। फिर इस जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ है, दूसरा 1 सेकंड में वो मान लो 10 मीटर ही ट्रैवल कर पाया। ये 1 सेकंड है, ये दूसरे सेकंड में सिर्फ वो 10 मीटर ट्रैवल किया। फिर इधर पूरा रोड खाली खाली है, यहाँ पे वो अगेन 50 मीटर ट्रैवल कर लिया इन 3 सेकंड में। थर्ड सेकंड जो आया, तीसरा सेकंड जो आया, उसमें वो फिर से 50 मीटर ट्रैवल कर पाया। फिर धीरे धीरे थक गया, फिर उसका स्पीड स्लो हो गया, तो फिर 4th सेकंड में वो मान लो 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हर सेकंड में उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज़ लाइक कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस, नॉट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस कहाँ होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में। तो कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि when a body covers unequal distance in equal interval of time, then the body is said to have non-uniform speed। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया कि इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड जब ट्रैवल करता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, जब यूनिफॉर्म स्पीड होता है, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है, तो इसके लिए जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। पूरे स्पीड का एवरेज निकाल रहे हैं, किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो एवरेज स्पीड निकालना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो उसके लिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे कि वो क्या होता है, वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एवरेज स्पीड देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ आया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। चलो अब देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड की वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन टोटल टाइम, कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एवरेज स्पीड इज व्हाट, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे रुका थोड़ी देर, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन वो 70 मीटर और ट्रैवल किया, और लास्टली वो यहाँ पे पहुँचा। कितने देर में ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रैवल करने में लगा 30 मिनट्स। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ उसको ट्रैवल करने में लगा 20 मिनट्स, स्पीड बढ़ा लिया। ठीक है, तो अब हमको इसका एवरेज स्पीड निकालना है कि ये टोटल जो पाथ कवर हुआ या टोटल जो उसका जर्नी है उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे
इम्पॉर्टेंट हमको क्या याद रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो जितना भी क्वांटिटीज़ दिया रहेगा सबका यूनिट को एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे लेंथ का तो एसआई यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, मिनट नहीं होता, सेकेंड होता है। तो इस 30 मिनट को हम पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इस 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 50 + 70, और टोटल टाइम कितना है 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 = 1800 सेकेंड, और इसमें कितना हो जाएगा 20 × 60 1200 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 1800 + 1200 3000 सेकेंड, ठीक है। 3000 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल किया, यहाँ लिखेंगे 3000, ये किस में है मीटर में और ये सेकेंड में। तो 70 + 50 120/3000, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये 150, फिर ये 3 2 = 6, ये 50 टाइम्स में, ये 1, ये 25, तो ये 1/25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 1/25 मीटर पर सेकेंड और 0.04 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, ये उस बॉडी का या फिर ये इस पर्सन का क्या हो गया, इसका हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। क्लियर है एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो इतना तक तो क्लियर है। अब हम समझते हैं वेलोसिटी कि वेलोसिटी क्या होता है। जैसे डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। वैसे ही लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो वो पाथ लेंथ ही था, ठीक है, कि कितना वो दूरी ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ अगर देखा जाए तो। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होता है। स्पीड बस क्या होता है, जो स्पीड है वो है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसमें क्या होगा, बस फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर एवरेज स्पीड निकालने बोला जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, लेकिन अगर किसी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला जाएगा तो हम डिस्टेंस उसका कैलकुलेट नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे फिर से एक बच्चे को बुलाते हैं, ये पॉइंट ए से बी गया और बी से सी आया, ठीक है। ए से बी 50 मीटर और बी ए से सी 40 मीटर, ठीक है। ये वाला जो पाथ है ये 40 मीटर और ये 50 मीटर। तो ये यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो उसका फाइनल पोजीशन है ये। जब हम इसका एवरेज टाइम भी देख लेते हैं कितने टाइम में, ये 50 मीटर वो ट्रैवल किया 50 सेकंड में, और ये 40 मीटर ट्रैवल करने में उसको लगा 18 सेकंड लेट्स से, ठीक है। अब हमको क्या समझना है कि अगर एवरेज स्पीड निकालने बोला जा रहा है, अगर इस पर्सन का एवरेज स्पीड निकालने बोला जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे, टोटल डिस्टेंस इज 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 40 मीटर, टोटल 140 मीटर डिस्टेंस, और टोटल टाइम 50 सेकेंड प्लस 18 सेकेंड 68 सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला जाएगा इसका,
एवरेज वेलोसिटी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर इधर और ये माइनस का 50 मीटर कैंसिल और माइनस 40 मीटर, तो माइनस 40 और टोटल टाइम पूरा लगेगा, टाइम उसको वहाँ तक जाने में 50 प्लस 18 यानी 68 इतना मीटर और इतना सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20, ये 34, ये 10, ये 17, तो -10/17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं कि 10/17 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ठीक है। तो एवरेज स्पीड जब निकालने बोला जाएगा तो हम डिस्टेंस को देखेंगे, जब एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला जाएगा तो हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे और उसमें डायरेक्शन को भी मेंशन करेंगे। या तो नेगेटिव में आंसर लिख देंगे या अगर पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि बुक्स में बहुत जगह पॉजिटिव में लिखा रहता है तो समझ नहीं आता पॉजिटिव कैसे हो गया नेगेटिव का। तो जब पॉजिटिव में लिखा रहेगा ना तो वहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। क्लियर है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, स्पीड, वेलोसिटी क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, सबसे सिंपल से समझते हैं ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम कैसे समझे कि एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन मतलब जो गाड़ी में हम एक्सीलरेट करते हैं, गाड़ी को एक्सीलरेट करने से क्या चेंज होता है, उसका स्पीड चेंज होता है। जब हम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो उसका स्पीड भी इंक्रीज़ करता है, तो वहाँ क्या हो गया, स्पीड में चेंजेस आया, दैट इज़ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं फिर से वो पर्सन आ गया, ये गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये उसका गाड़ी है, गाड़ी से वो ट्रैवल कर रहा है। शुरू में वो ज़ीरो में रहा, मतलब वो स्टार्ट नहीं किया तब तक वो कहाँ रहा, ज़ीरो में रहा। मतलब यू क्या है, यू है इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड क्या है उसका, ज़ीरो। फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ा, वो स्टार्ट किया और फाइनली यहाँ पे आया ना, तो उसका स्पीड हो गया v। v क्या है, v है फाइनल स्पीड, तो उसका फाइनल स्पीड क्या हो गया, अभी मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में वो 0 मीटर पर सेकेंड में था, फिर धीरे धीरे जब वो अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो एक्सेलरेट करने के बाद उसका स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम में हुआ ये, इसको ट्रैवल करने में उसको मान लो 3 सेकेंड लगा, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहें, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसको टाइम कितना लगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी है 0, और उसको टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। तो ये हो गया 12/3 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया उसका एक्सीलरेशन। मतलब ये जो ट्रैवल कर रहा है बाइक से या कोई भी गाड़ी से, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, तो समझते हैं यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। इधर देखते हैं यूनिट क्या होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या, हम लोग हमेशा यूनिट ना फॉर्मूला से ही डिराइव कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर में क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी ही बोलेंगे, स्पीड नहीं बोलेंगे एक्चुअली, वेलोसिटी अपॉन
टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या था, वेलोसिटी का यूनिट हम लोग इससे पहले देखे, उसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी सेकेंड, तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ये हो गया उसका, क्या हो गया, ये उसका हो गया यूनिट। एक्सीलरेशन क्लियर है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसमें भी डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं, चेंज इन स्पीड नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा यहाँ पे टर्म है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको हम डीसेलरेशन भी बोलते हैं। डीसेलरेशन, डीसेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेट करो, स्पीड बढ़ रहा है। जब रिटार्डेशन बोला जाता है तो मतलब इसका क्या हो गया कि स्पीड घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा नहीं है। जैसे जब गाड़ी में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी चल रही है स्पीड से, फिर धीरे धीरे जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होता है। तो रिटार्डेशन इज व्हाट, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से स्पीड इंक्रीज होता था, इसमें क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होता है। रिटार्डेशन में स्पीड डिक्रीज होता है। इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा एग्जाम्पल क्या है, अप्लाइंग ब्रेक। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं कोई भी व्हीकल में, साइकिल में, बाइक में, कार में, किसी में भी, तो उसमें जो फिनोमिनन हो रहा है वो फिनोमिना क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन से स्पीड इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है ऑब्वियसली, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन मैटर करता है, किस डायरेक्शन में वो स्पीड मूव, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो आई होप एक्सीलरेशन रिटार्डेशन आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोगों को सारा थ्योरी वाला पार्ट क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो इजी, सॉल्व करते हैं। 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 72 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, तो ये 72,000 मीटर। ठीक है, 1 आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 1 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ से यहाँ वो मिनट में हुआ और फिर यहाँ से वहाँ यहाँ वो सेकंड में हुआ, तो ये कितना हो गया 3600 सेकंड। ठीक है, अब हम 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 72 इंटू 1000 अपॉन 3600। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 1 जा 36 2 जा, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 72 दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो ये हो गया 4 इंटू 5 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ईजी।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी राइजेज वर्टिकली, क्वेश्चन है अ बॉडी राइजेज वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ इसका बेस है, 5 सेकेंड में वो 125 मीटर राइज किया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 125 मीटर। एंड देन कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ ना, तो वापस से वो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में ही आ गया, यहाँ से स्टार्ट होके वो वापस इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में आ गया, मतलब फिर से वो 125 मीटर ट्रैवल किया। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब इसका हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज 125 मीटर जब ऊपर गया प्लस 125 मीटर जब नीचे आया, तो कितना हो गया 250 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गया इसका 250 मीटर, पहला हो गया। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इस ऊपर गया 125 मीटर, तो इसको हम प्लस 125 कंसिडर करते हैं, और फिर जब वो वापस से नीचे आ गया तो ये हो जाएगा माइनस 125, दोनों को ऐड कर देंगे तो 125 माइनस 125 यानी 0 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। तीसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम क्या है, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया था 250 मीटर और 5 सेकेंड, तो ऊपर जाने में अगर उसको 5 सेकेंड लगा तो नीचे आने में भी 5 सेकेंड ही लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस है 250 मीटर और टोटल टाइम हो जाएगा 5 + 5 सेकेंड, तो ये हो गया 250/10, ये मीटर पर सेकेंड, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका टोटल एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, अब है एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ है, ये थर्ड था, फोर्थ है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 0 और टाइम अगर 10 सेकेंड लग भी रहा है तो भी ये 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। So next question is a toy car initially moving with a uniform velocity of 18 km/h comes to stop in 2 seconds, तो find the retardation of the car in SI unit। इसमें बोला जा रहा है कि एक टॉय कार है, वो इनिशियली मूव कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर। इनिशियल मूव मतलब इनिशियल स्पीड, उसका इनिशियल स्पीड कितना है u 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 × 5/18, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया उसका इनिशियल स्पीड। एंड कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकंड, कब क्या हो गया, वो आगे जाके रुक गया, यानी फाइनल स्पीड इसका क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो क्या निकालना है, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन SI यूनिट। रिटार्डेशन निकालना है, यहाँ ऑब्वियसली रिटार्डेशन ही होगा। रिटार्डेशन क्यों होगा, क्योंकि वो उसका स्पीड डिक्रीज होते होते वो टॉय कार रुका है, तो यहाँ क्या हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन निकालते हैं, रिटार्डेशन का भी सेम फॉर्मूला होगा v - u/t। फाइनल स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड है 5 बाय टाइम कितना है 2, तो -5/2 यानी -2.5
और इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इज सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ SI यूनिट क्यों बोला, यहाँ देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, अगर हम इसे किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे होते तो SI यूनिट में नहीं होता, SI यूनिट में बोला गया है तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ही पड़ता, ठीक है। तो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो गया, एक्सीलरेशन, और रिटार्डेशन बोलेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर हम नेगेटिव साइन देकर लिख रहे हैं तो ये एक्सीलरेशन ही कहलाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, राइट। और जब रिटार्डेशन बोल दिया है तो उसमें हमें साइन नहीं देना, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव है पहले से। तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, तो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। एक ट्रेन है, एक रेलवे स्टेशन से शुरू हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन करता है, और फाइनली उसका स्पीड क्या हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं, 40 × 5/18, तो 2 9 ज़ा 220 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 25 ज़ा 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये उसका मीटर पर सेकेंड में फाइनल स्पीड हो गया इन 10 मिनट्स। टाइम क्या दिया हुआ है 10 मिनट, इसको भी SI यूनिट में चेंज करते हैं, तो 10 × 60 यानी 600 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन का सिंपल फार्मूला लगाएंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है V - U/T। V कितना है 100/9 -0/T कितना है 600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100/9 × 600 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 6 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सीलरेशन। पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्पीड वो इंक्रीज़ हुआ, 0 से कुछ स्पीड गया है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन क्या होगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। So the next question is, a vehicle is accelerating on a straight road. Its velocity at any instant is 30 km/h. After 2 seconds, it is 33.6 km/h, and further 2 seconds, it is 37.2 km/h. तो find the acceleration of the vehicle in SI unit, that is meter per second square. और फिर बताना है कि क्या वो acceleration यूनिफॉर्म है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें बोला जा रहा है कि एक व्हीकल है जो किसी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी है 30 km/h, मतलब इसका क्या हो गया u हो गया 30 km/h। ये क्या है फर्स्ट पार्ट है इस सोल्यूशन का, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। u है 30 km/h, इसको चेंज करेंगे तो 30 × 5/18। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 9 ज़ा, ये 15, ये 3, ये 5, तो 25/3, जो कि कितना हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, फिर 1, तो 8.3 मीटर पर सेकेंड कुछ होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 8.3 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी। v है फाइनल वेलोसिटी, ये 33.6 km/h, तो ये हो जाएगा 33.6 × 5/18। इसको सॉल्व करने पे आता है 9.3 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और टाइम कितना है 2 सेकेंड है ना, आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड है टाइम। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे v - U/T। v है आपका 9.3 - U है 8.3/2, तो कितना हो गया 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला वाला जो एक्सीलरेशन आया वो आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा पार्ट में देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या हो रहा है। सेकेंड पार्ट है कि उसका इनिशियल स्पीड तो वो हो जाएगा, इनिशियल है 33.6 किलोमीटर
पर आवर, जो कि कितने के इक्वल है 9.3 मीटर पर सेकेंड, और v है 37.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितना के इक्वल होगा, ये होगा 10.3 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ठीक है, ये कैलकुलेट आप लोग इजीली कर सकते हैं, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और टाइम यहाँ पे भी कितना है 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 सेकेंड। तो इसमें एक्सीलरेशन फिर से निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। v है 10.3, u है 9.3 और t है 2, तो ये 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी कितना आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लास्ट में पहले क्या बोला था, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल, तो एक्सीलरेशन दोनों केस में निकल गया। फिर इज़ द एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, तो देख रहे हैं हम यहाँ क्या कि यहाँ भी एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ भी एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बनाते हैं। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो पहला 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी निकालना और एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, चलो ये एक कार है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ और ये इधर तक चल रहा है। यहाँ वो 30 किलोमीटर है, फर्स्ट 30 किलोमीटर, और यहाँ पे वो 60 किलोमीटर, मतलब नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो टोटल जर्नी उसका कितना हो गया 60 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक पहला 30 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 30 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर के स्पीड से आया। जब ये कार यहाँ पे आ गया तो इसका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। हमको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, पहले पार्ट का क्या होगा इसमें, डिस्टेंस टाइम लेट से t1 टाइम है। ठीक है, तो t1 टाइम में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है 30, और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 60, क्योंकि ये भी किलोमीटर में ही दिया हुआ और वो भी किलोमीटर में, तो ये हो गया 1/2, मतलब 0.5 आवर। ठीक है, 0.5 आवर यानी 30 मिनट्स, इसको बोल सकते हैं 30 मिनट्स, या फिर 1/2 आवर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी क्या होगा, लेट से उसका टाइम t2 लग रहा है, डिस्टेंस अगेन 30 किलोमीटर ही है, और स्पीड कितना हो गया है 40। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3/4 आवर। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ था 1/2 आवर, और यहाँ पे आया 3/4 आवर। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 कितना है, t1 है 1/2 आवर, प्लस t2 कितना है 3/4 आवर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, यहाँ 2 + 3 यानी 5/4 आवर। इसको आप लोग मिनट और सेकंड में चेंज कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर दूसरा एवरेज स्पीड ऑफ द कार, सेकंड पार्ट इसका है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 30 + 30 दैट इज़ 60, और टोटल टाइम कितना है 5/4 आवर, और ये किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा 60 × 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 = 5 है, तो ये हो जाएगा 12 × 4 यानी 12 × 4 =
48 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया उसका एवरेज स्पीड। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, टोटल टाइम इसका कितना लगा 5/4 आवर, और एवरेज स्पीड कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ये हो गया। तो आई होप आपको अब आज का जितना भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया वो क्लियर होगा। अगर किसी भी टॉपिक में छोटा कोई भी डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करिए, पूछिए डाउट, क्लियर करिए डाउट, हम आपका डाउट सारा क्लियर करेंगे। ठीक है।